बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पहला लेसन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। यह अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का कोर्स भी है और आप इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड पे मेरा मुख्तसर सा तारुफ दिया हुआ है। ये देखिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले सारे फोनेटिक अल्फ़ाबेट हैं। अब यहाँ इनको सबसे पहले देने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि ये बज़ाहिर आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन दो वजूहात हैं जिनकी बिना पे हम इनको पढ़ते हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन 44 साउंड्स हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट 44 साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक वजह ये है उसके पढ़ने की। दूसरी वजह ये है कि जब नॉन नेटिव्स, जैसे हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं या और इस तरह की ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है कि उनको सही तौर पर पता चले कि इंग्लिश का ये जो साउंड है इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो जब हम फोनेटिक सिंबल्स पढ़ लेंगे और इनको प्रैक्टिस इनकी कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। इस यूनिट के एंड तक फोनेटिक्स फोनोलॉजी के बारे में जो डिफरेंसेस हैं आपको वो मालूम हो जाएंगे। इनमें कंपैरिजन करने के काबिल हो जाएंगे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में कौन सी चीज़ें फोनेटिक्स में आती हैं, कौन सी चीज़ें फोनोलॉजी में आती हैं, फोनीम क्या होता है, फोन क्या होता है, एलोफोन क्या होता है और ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स क्या हैं। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि फोनेटिक्स एज अ मॉडर्न फील्ड ऑफ स्टडी, और ये हम देखेंगे कि जो recognize and describe about the following topics in phonetics and phonology. Why study phonetics and phonology? इब्तिदा में मैंने आपको ये तो बताया कि ये क्यों पढ़ना चाहिए, यहाँ उसकी थोड़ी डिटेल है। Linguistics is a basic sense. Linguistics in a basic sense is the study of human language. It studies the nature and function of human language. तो linguistics का जो बुनियादी मकसद है वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब लिंग्विस्टिक्स एक काफ़ी बड़ा फील्ड है। जीन एचिसन ने लिंग्विस्टिक्स को, और इन ये जो लिंग्विस्टिक्स को हम जिन फील्ड्स में डिवाइड करते हैं उनको उसने दो तरह से डिवाइड किया। एक लिंग्विस्टिक लेवल्स में, जिस तरह फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इसमें हम साउंड को स्टडी करते हैं। सिमेंटिक्स में हम मीनिंग को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स को स्टडी करते हैं। सिंटैक्स में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और प्रैग्मेटिक्स में यूसेज को स्टडी करते हैं। तो उसने इसको लिंग्विस्टिक लेवल्स कहा। और दूसरा जो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं वो जब लिंग्विस्टिक्स किसी और ब्रांच के साथ शामिल होती है, यानी दो नॉलेज की ब्रांचेस जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जब उनका आपस में ताल्लुक पैदा होता है, जैसे सोशियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स का जब ताल्लुक होगा तो इसको कहेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स। माइंड का और लिंग्विस्टिक्स का जब ताल्लुक होगा तो इसको कहेंगे साइको लिंग्विस्टिक्स। तो इस तरह साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस हो गई। और फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स की लेवल्स हो गए। तो ये क्योंकि पूरी ओवरऑल लिंग्विस्टिक्स की इसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, इस वजह से इसके अंदर फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, यानी एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड। साउंड सिस्टम की स्टडी को कहते हैं। Speech sounds are put together to form words and different forms of words, just like the example of man, which is a word made from three sounds, m, a, and n. जब इन साउंड्स की बात करते हैं हम इनको अल्फाबेट की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि हम इनको साउंड जैसे आपको सुनाई देती है हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं।
इसलिए जब हम ये साउंड्स पढ़ेंगे किसी एक लैंग्वेज के रेफरेंस से तो हम उसको फोनोलॉजी कहेंगे। आगे इसकी डिटेल आ रही है। Similarly, words are arranged in a specific order to create phrases and sentences. It's syntax. Example, man is mortal. तो ये syntax है। हमें syntax का knowledge ये बताता है कि ये जो sentence है ये English में सही है, grammatical भी है और meaningful भी है। Number three, sometimes we also change the beginning of the ending of the words. Example, stay and state. तो मॉर्फोलॉजी वर्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है और मॉर्फोलॉजी में वर्ड स्ट्रक्चर हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि कौन से वर्ड किस तरह से चेंज होके किस तरह से बन सकते हैं। नंबर फोर, द मीनिंग कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड सिमेंटिक्स एंड बाय द नॉलेज ऑफ द स्पीकर एंड द हियरर। तो यहाँ हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि मीनिंग सिमेंटिक्स में हम मीनिंग को देखते हैं कि मीनिंग की अपनी कोई उसकी लॉजिक है या नहीं है। तो लॉजिक कोई नहीं होती, मीनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं मीनिंग। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर के वक्त में नाइस का मतलब फूल हुआ करता था और अब नाइस का मतलब बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह मीनिंग चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इनकी कोई साइंटिफिक या कोई लॉजिकल बेसिस नहीं होती। सिमेंटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे वर्ड से मीनिंग डिराइव की जाते हैं, वर्ड से मीनिंग कैसे अखज़ किए जाते हैं। प्रैग्मेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो बात कही गई है या लिखी गई है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। उसको समझने में बहुत सी चीज़ें, बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जैसे जो पढ़ने वाला आदमी है और जो बोलने वाला या सुनने वाला आदमी है, उनके बैकग्राउंड, वो किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किस सेटिंग में उस वक्त मौजूद हैं। जैसे अगर हम क्लासरूम सेटिंग में होंगे तो वहाँ हम जो बात करेंगे हो सकता है वो बात उससे बाहर की जाए तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सियाक व सबाक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों लिहाज से कि जिस जगह पर हम बात करें और जो बात की जा रही है, इन दोनों को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट या सियाक व सबाक बहुत अहम होता है। ये इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स के अंदर आती है। और जाहिर है कि मैंने अभी आपको ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है। यहाँ एक इलस्ट्रेशन की मदद से उस चीज़ को वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि ऊपर लिखे हुए हैं लिंग्विस्टिक लेवल्स, नीचे ऊपर लिखे हुए हैं लेवल्स, नीचे फील्ड स्टडी। लेवल्स का मतलब है साउंड is studied under phonetics and phonology, words are studied under morphology, sentences are studied in syntax. Across sentences becomes discourse. Discourse is longer piece of writing or speaking. जब ज़्यादा बातचीत या ज़्यादा तकरीर या ज़्यादा किताबें लिखी जाती हैं, उनको किस तरह से पढ़ा जा सकता है, किस तरह से उनको समझा जा सकता है, इसको डिस्कोर्स कहते हैं। मीनिंग, वर्ड्स के जो मीनिंग है, सेंटेंसेस के जो मीनिंग है, वो सेमेंटिक्स में हम किस तरह से अखज़ करते हैं, कैसे समझते हैं। और यूज़ ऑफ मीनिंग प्रैग्मेटिक्स यानी हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं वर्ड्स को। Phonetics and phonology, the study of the description of speech sounds such as consonants and vowels and their structure. तो हम इसमें consonants, vowels ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से किसी एक लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं। Moreover, in phonetics and phonology, we study the sets of phonemes and their various forms and patterns. For example, dynamic as in connected speech and static as in isolation. हम ये देखेंगे कि कैसे connected speech में जब तेजी से लोग बात करते हैं उस वक्त जो सिंगल फोनीम कहते हैं एक आवाज को, जैसे ठ ब, ये एक आवाज है, तो ये कैसे उसमें चेंज होती हैं विद इन ह्यूमन लैंग्वेज, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपर्टीज इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी अमंग अदर थिंग्स enables researchers to describe spoken languages which are not yet documented. अगर हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल कर लें, इसमें माहिर हो जाएं,
तो हम ये देख सकते हैं कि अब तक जिन लैंग्वेज में, क्योंकि दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्पोकन की हालत में मौजूद हैं, सिर्फ स्पीकिंग की हालत में मौजूद हैं, उनकी रिटन कोई नहीं है या रिटन लोगों को आती नहीं है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज है, पाकिस्तान में और स्क्रिप्ट में बोली जाती है और इंडिया में और स्क्रिप्ट में और स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और इंडिया में दूसरे स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। उसका रस्मुल खत पाकिस्तान में और इंडिया में अलग अलग है। Similarly, it's an important field for typological studies and for cross-linguistic comparison and generalizations। तो हम जब आवाज़ों की दूसरी लैंग्वेजेस के साथ कंपैरिजन करते हैं कि दूसरी लैंग्वेज में ये आवाज़ें कैसी हैं, तो उनमें ये डिफरेंस जो है वो हमें नज़र आता है। जैसे ठ की आवाज़ इंग्लिश में भी है और ट की आवाज़ उर्दू में भी है, लेकिन उर्दू में बोले जाने वाली ये ट जो है वो रिट्रोफ्लेक्स है, रोल टंग के साथ बोली जाती है। आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि उर्दू का जो टे है और इंग्लिश का जो ट है, इनमें ये फ़र्क है कि उर्दू का टे रोल टंग के साथ बोला जाता है, ज़बान दोहरी करके तालू पे लगती है तो बोला जाता है, जबकि इंग्लिश का जो ट है वो सीधी ज़बान के साथ वो एल्वियोलर रिज पे लगती है। एल्वियोलर रिज उस हिस्से को कहते हैं जो ऊपर वाले दांतों से थोड़ा सा पीछे तालू में एक थोड़ा सा उभार होता है, उसको कहते हैं एल्वियोलर रिज। वहाँ सीधी जबान लगा के तो टी बोला जा सकता है और ये इसी तरह आपका जो टी है उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। यहाँ आपको कुछ डिफरेंसेस जो है ना वो हम बताएंगे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के, कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। Phonetics is mainly a part of descriptive linguistics. Descriptive linguistics का मतलब ये है, phonetics is mainly a part of descriptive linguistics. Descriptive का मतलब ये है कि जहाँ हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब है कि लैंग्वेज को जैसा है वैसा बयान कर देना। यानी अगर किसी जगह पे ब्रिटिश इंग्लिश में चांस बोला जाता है तो लिंग्विस्टिक्स फोनेटिक्स बता देगी कि यहाँ चांस बोला जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में चैंस बोला जाता है तो ये बता देगी कि वहाँ चैंस। ये नहीं कहेगी कि आप ऐसे बोलें। उसकी वजह ये है कि ये पुराना नजरिया था कि लोगों को कहा जाए कि यूं बोलना चाहिए, यूं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो अब फोनेटिक्स का काम है वो जैसे कहीं बोला जाता है उसको रिपोर्ट कर दे, उसको किताबों में लिख दे। फोनोलॉजी इज मेनली थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स का क्या मतलब है कि देखिए फोनोलॉजी के जो हम आगे चल के पढ़ेंगे वो ज्यादातर थ्योरी बेस्ड होंगे। थ्योरी बेस्ड का मतलब ये है कि हम वहाँ ये देखेंगे कि ये कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जब हम एक उसके लैंग्वेज के साउंड्स को यूज करते हैं, तो लैंग्वेज के साउंड को यूज करना और उनको जिस तरह किताबों में लिखना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे फोनोलॉजी कहती है इस तरह मुश्किल से ही कहीं जगह किसी जगह पे कोई वर्ड जो है ना वो बोले जाते होंगे, क्योंकि फोनोलॉजी में तो अब हम हर साउंड को अलग अलग देखते हैं, हर साउंड को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब वो रैपिड स्पीच में आते हैं तो बहुत सी आवाज़ों से बदल जाती हैं। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। इट मेनली स्टडीज प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। फोनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। स्पीच साउंड जो है वो स्पीकर के मुंह से निकलकर लिसनर के कानों तक जब जाती हैं, ये जो दरमियानी फासला ट्रेवल करती है, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन। ये कैसे होती है और फिर ह्यूमन ईयर इसको कैसे रिसीव करता है। तो ये फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेस हैं, तीनों में हम ये अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश या फोनेटिक्स जब हम इस एज पार्ट ऑफ बीएस इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ हम ये नहीं कहते कि हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। वहाँ हम सिर्फ प्रोडक्शन वाली फोनेटिक्स पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। Phonology mainly studies how different patterns of sounds are found in different languages.
फोनोलॉजी किसी एक ज़बान के हवाले से हम जब इन्हीं आवाज़ों का मुताला करते हैं या पढ़ते हैं तो वो फोनोलॉजी बन जाती है। Phonetics focuses on general human speech sound and does not normally center on a particular language. Phonetics जो है वो जनरल स्पीच साउंड्स के बारे में है। जनरल स्पीच साउंड्स का मतलब ये है कि जब हम दुनिया में जितनी लैंग्वेजेस हैं उन सब की स्पीच साउंड्स अब तक जो जो डिस्कवर हो चुकी हैं, तो IPA चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट चार्ट है, उस पे वो सारी आवाज़ें दी हुई हैं और बाज़ आवाज़ें तो उसमें ऐसी भी हैं जिनको हम समझ भी नहीं सकते, उनको हम परसीव भी नहीं कर सकते, तो वहाँ सारी आवाज़ें हैं। लेकिन फोनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? फोनोलॉजी में हम वही आवाज़ें जो इंग्लिश लैंग्वेज से मुताल्लिक हैं, या अगर हम उर्दू फोनोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या अरबिक फोनोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट की फोनोलॉजी पढ़ेंगे हम सिर्फ उन आवाज़ों को इस एक लैंग्वेज के रेफरेंस से देखेंगे कि इसमें इन आवाज़ों का क्या इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल, English phonology covers how consonants, vowels and their combinations operate in English as a language. तो हम देखेंगे vowels, consonants कौन से होते हैं, इंग्लिश में कौन से vowels हैं, कौन से consonants हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज में पाए जाने वाले vowels और consonants हो सकते हैं दूसरी में वो किसी और शक्ल में हो। यानी अगर हम यहाँ कॉन्सोनेंट्स उनको कहते हैं, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में वो कॉन्सोनेंट शुमार ना होते हों। और जो फोनेटिक्स की जो स्टडीज हैं उनमें हम फॉर्म डिस्कस करते हैं, फ्रॉम देयर प्रोडक्शन, आर्टिकुलेटरी, फिजिकल, अकूस्टिक्स, अभी हमने ऊपर इसका जिक्र किया, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, तो एंड फिजिकल और अकूस्टिक्स, फिजिकल स्टडी यानी जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, जैसे पिच क्या होती है, और ये आगे चल के हम इसकी डिटेल भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जितनी हमें इस कोर्स में चाहिए। Phonology studies sound phone from their phonemic and allophonic meaningfulness in language point of view। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि फोनीम क्या होते हैं, एलोफोन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ एंड फ आर डिफरेंट फोनीम्स इन उर्दू। प जो है वो इंग्लिश में बोला जाता है फ, और किसी जगह बोला जाता है प। तो ये इंग्लिश में तो एक ही फोनीम है, लेकिन जब उर्दू में हम फे और पे बोलते हैं तो ये अलग फोनीम बन जाते हैं। Phonetic study is a basis for further phonological analysis। Phonetics जब हम पढ़ते हैं तो और मज़ीद उसमें फिर रिसर्च करते हैं कि वाकई ये जो साउंड्स हैं इतनी हैं या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर 20 साल पहले की डिक्शनरी देखें तो उसमें इंग्लिश की 44 साउंड्स दी हुई है। ये जो हमने पहले चार्ट एक दिखाया आपको, इसमें भी 44 साउंड्स हैं, लेकिन कुछ डिक्शनरीज हैं वो इनको 46 भी कहती हैं। वो ई की और ए की, ई की और ऊ की एक एक साउंड उसमें ऐड कर देती है। Phonology is based on further works in the field like morphology, syntax, discourse and orthography। फोनोलॉजी क्योंकि बाकी फील्ड्स के साथ मुताल्लिक होती है ना। देखिए, फोनोलॉजी हम अलग से साउंड को नहीं डिस्कस कर सकते जब तक कि उसकी बाकी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी भी उसमें आ जाएगी। वर्ड स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डिस्कोर्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। फोनेटिक स्टडीज ह्यूमन साउंड इन कंक्रीट फॉर्म। फोनेटिक्स में हम इसको कंक्रीट फॉर्म में हम सही एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि ठ कैसे प्रोड्यूस होता है। लेकिन फोनोलॉजी में वही जो स्टडी है वो एब्स्ट्रैक्शन में चली जाती है। एब्स्ट्रैक्शन में इस तरह से चली जाती है कि जब वो किसी एक लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं वही स्पीच साउंड्स, तो उनकी शक्ल बदल जाती है या वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे वो मिक्स हो जाती हैं, कैसे उनकी शक्ल बदल जाती है, वगैरह वगैरह। Statics focuses on the physics of sounds। इसमें साउंड की जो फिजिकल क्वालिटीज हैं उनको देखते हैं, और फोनोलॉजी में जो साइकोलॉजिकल उसकी जो बेसिस हैं उनको हम देखते हैं। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। फोनेटिक्स में थियरीज लाइक स्पीच प्रोडक्शन एंड परसेप्शन, स्पीच प्रोड्यूस किस तरह होती है, परसीव क्या होती है।
किस तरह से होती है वो देखी जाती हैं। फोनोलॉजी फोकसेस ऑन थियरीज रिलेटेड टू रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड्स, कि एक लैंग्वेज किस तरह से साउंड्स को ऑर्गेनाइज करती है, कौन सी साउंड्स वर्ड्स के शुरू में आ सकती हैं, कौन सी आखिर में आ सकती हैं, किन से वर्ड्स नहीं शुरू हो सकते एक लैंग्वेज में। जैसे रे से उर्दू में कोई लफ्ज नहीं शुरू होता, और ING से जो इंग्लिश की साउंड बनती है उससे इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं शुरू होता। लेकिन हो सकता है ऐसी ज़बानें दुनिया में मौजूद हों जिनमें ये इन साउंड से भी वर्ड शुरू होते हों। For example, while phonetically studying vowel sound E and U, we may focus on height of tongue, part of the tongue raised. तो ई ऊ ये जो आवाज़ें हैं वाउल की, ये जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह ज़बान कितनी ऊपर उठती है, कौन सा हिस्सा ज़बान का इस्तेमाल होता है। लेकिन एग्जाम्पल फोनोलॉजिकल स्टडीज, वाइल फोनोलॉजिकली स्टडीइंग vowel sounds E and U, we may focus distribution of these sounds, where they can occur in either beginning or ending of words or both in a specific language. Because we are talking about English language, तो हम इसमें देखेंगे कि ये साउंड्स कहाँ आ सकती हैं। फिर फोनेटिक्स में हम देखेंगे शेप ऑफ लिप्स, टेंसनेस ऑफ साउंड, टेंसनेस ऑफ टंग, कि हमारी जो ज़बान है वो टेंस हो जाती है एक साउंड बोलते हुए, जैसे ई बोलते हुए ज़बान टेंस हो जाती है, लेकिन आह बोलते हुए ज़बान टेंस नहीं होती। फिजिकल फीचर्स ऑफ साउंड सच एज लेंथ, ड्यूरेशन एंड लाउडनेस, कितना देर में हम एक साउंड बोलते हैं, या एक वावल या एक कॉन्सेंट कितनी देर में बोला जाता है। यूजुअली वावल जो है ना उनको दे आर लॉन्ग एंड दे आर शॉर्ट। जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें ऐसी कोई डिवीजन नहीं होती कि ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। वाउल्स लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं, उनमें ड्यूरेशन का फर्क होता है कि ई अगर मैं बोलूंगा तो ज़्यादा देर लगेगी, इ बोलूंगा तो कम देर लगेगी। Various these sounds in what forms they can occur reduced, full or prominent forms in language। जब हम एक साउंड बोलते हैं तो कहीं पे मुख्तसर हो जाती है, कहीं लंबी हो जाती है, तो ये चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। ये तीन ब्रांचेज हैं, आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स, अकूस्टिक फोनेटिक्स, ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड से रिलेटेड है। अकूस्टिक फोनेटिक्स उसकी ट्रांसमिशन या ट्रेवलिंग ऑफ स्पीच साउंड फ्रॉम माउथ टू ईयर उससे मुतालिक है। और ऑडिटरी फोनेटिक्स इससे मुतालिक है कि जो ह्यूमन ईयर है वो कैसे उसको परसीव करता है इस आवाज़ को। Article phonetic studies the production of speech sounds by vocal tract। लेकिन हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। बाज़ औक़ात वो टकराने से आवाज़ पैदा होती है, और बाज़ औक़ात अगर वो टकराते नहीं हैं, जैसे कॉन्सोनेंट्स के केस में हमारे आर्टिकुलेट्स टकराते हैं, वावल्स के केस में हमारे आर्टिकुलेट्स टकराते नहीं हैं, लेकिन वहाँ वोकल कॉर्ड जो है वो आवाज़ पैदा करने में मदद देते हैं। जैसे अ है या ब आ है या ई है। तो यहाँ आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स की छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स क्या होती है, यानी जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो वोकल ऑर्गन्स हैं वो कैसे आर्टिकुलेटर्स या वोकल ऑर्गन्स भी इनको कहते हैं, जो आवाज़ को पैदा करने में मदद देते हैं। तो ये कैसे आवाज़ को पैदा करते हैं, इस आवाज़ को पैदा करते वक्त जो मैनर होता है वो क्या होता है, और जो प्लेस होती है वो क्या होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कि ब जब हम बोलेंगे, ब या प बोलेंगे तो हमारे दोनों होंठ इस्तेमाल होंगे, और ये होगी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ये दोनों होंठ इस्तेमाल होंगे। इसको हम कहते हैं बायलेबियल, दोनों होंठ के इस्तेमाल से जो आवाज़ें पैदा होती हैं। और जिस तरह पैदा होती है वो है फ। देखिए फ कैसे पैदा होती है, आप भी मुंह को बंद करेंगे और फिर एयर को रिलीज करेंगे, तो इनको हम कहते हैं स्टॉप्स। तो अब बायलेबियल स्टॉप्स हो गए फ एंड ब, ठीक है।
ये है मैनर और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। जब आपको ये दो चीजें पता चल जाती हैं तो आप किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने में आसानी होती है। As you see, the place of articulation of all these sounds different. M, P, bilabial. F is labiodental. L is alveolar. तो ये यहाँ सिर्फ एग्जांपल्स के लिए हैं, हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. The above mentioned modification features are very important as they are used in articulative phonetics. Articulative phonetics derives much of its descriptive terminology from the field of anatomy and physiology. तो ये क्योंकि ऐसे लगता है, देखें बायलेबियल लेबियोडेंटल, ये ऐसे लगता है जैसे मेडिकल फील्ड की टर्मिनोलॉजी, क्योंकि मेडिकल में ही इन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी वहाँ से बोरो कर ली. Articulative phonetics has traditionally held a central place in training of phoneticians. Phoneticians वो होते हैं जो लोगों को स्पीच में ट्रेन करते हैं. तो स्पीच में ट्रेन करने के लिए ज़ाहिर है आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अरबी तजवीद पढ़ने वाले जो लोग हैं वो भी इसी तरह से उन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. The major areas in articulate phonetics are airstream mechanism, phonation, the activities of vocal cord. Phonation ये होती है कि हमारे vocal cord कोई एक साउंड पैदा करते वक्त क्या करते हैं, या ओरोनेजल प्रोसेस, यानी हम जो साउंड बोल रहे हैं वो ओरल साउंड है या नेजल साउंड है. Figure 1.1 shows what human articulators are used for production of various speech sounds and how they recept. Adjectives are used for naming those particular speech sounds. ये हम आगे डिस्कस करते हैं. ये देखिए, यहाँ आपको एक फिगर नजर आ रही है जिनमें ह्यूमन आर्टिकुलेटर सारे दिए हुए हैं. ये ऊपर नेजल कैविटी है, सबसे ऊपर. नेजल कैविटी का मतलब है नाक की वो खला जिसमें से जब हवा गुजरेगी और आवाज पैदा होगी तो ये नेजल साउंड होगी, जिसको नाक में जो आवाज है वो कहते हैं. इसके साथ ये देखिए, ये लिप्स हैं, ये टीथ हैं. ये टीथ और लिप्स बहुत सी आवाजों को पैदा करने में मदद देते हैं. ये एल्वियोलर रिज है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया. दिस इज कॉल्ड एल्वियोलर रिज. ये ऊपर वाले टीथ के पीछे हल्की सी जो उभार सा बनता है तालू का, इसको तालू कहते हैं, पैलेट. और इस जगह कहते हैं एल्वियोलर रिज. इससे पीछे शुरू हो जाता है तालू, ये है तालू. यहाँ तालू का सॉफ्ट हिस्सा जो है वो शुरू होता है, ये इसको कहते हैं वीलम. और ये जो आपको नजर आता है, अगर आप मुंह खोल के आईना देखते हैं तो आपको एक चीज ऊपर से आती हुई गले में नजर आती है, इसको कहते हैं यूव्यूला. ये पैलेट है, ये एल्वियोलर रिज है. ये टंग है, जबान. और ये टंग है रेज्ड पोजीशन में. कुछ आवाजों में हम पैदा करते हैं तो टंग हमारी ऐसे हो जाती है, कुछ आवाजें हम पैदा करते हैं तो टंग हमारी ऐसे होती है. कुछ ऊपर लगती है, कुछ यहाँ लगती है. जिस जगह टंग लगेगी या जिस तरफ वो जाएगी, अगर ये आवाज पैदा करते हुए कोई आवाज पैदा करते होता टंग यहाँ जा रही है इस तरफ, तो इसको टच तो नहीं करेगी लेकिन यहाँ तक जाएगी. इसको हम कहेंगे वीलम साउंड. इसी तरह ये देखें, टंग टिप है. कुछ आवाजों को पैदा करने के लिए सिर्फ टंग टिप जो है वो दांतों के दरमियान में लगती है तो आवाजें पैदा होती हैं. ये लोअर टीथ हैं, ये लोअर लिप है. ये एपिग्लॉटिस है. एपिग्लॉटिस जो सांस की नाली है इसके ऊपर जो ढक्कन से लगा होता है इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं. ये ग्लॉटिस है, स्पेस बिटवीन वोकल फोल्ड्स. और ये ट्रकिया है. ट्रकिया मीन्स ये पूरी जो वो है सांस की नाली है. अब इस तरफ आ जाए, ये प्लेस है और ये एडजेक्टिव्स हैं. प्लेस हैं लिप्स. अगर लिप्स से कोई आवाज पैदा होती है तो उसको हम कहते हैं लेबियल. अगर टीथ से पैदा होती है उसको हम कहते हैं डेंटल. अगर एल्वियोलर रिज से पैदा होती है उसको कहते हैं एल्वियोलर. अगर पैलेट से पैदा होती है उसको कहते हैं पैलेटल. अगर वीलम से पैदा होती है उसको कहते हैं व्हीलर. अगर यूव्यूला से पैदा होती है उसको कहते हैं यूव्यूलर. अगर लैरिंग से पैदा होती है उसको कहते हैं लैरिंजल. अगर ग्लॉटिस से पैदा होती है उसको कहते हैं ग्लॉटिस. दूसरी जो ब्रांच है वो है अकूस्टिक फोनेटिक्स. अकूस्टिक फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड.
इसमें हम जो उसकी फिजिक्स से मुताल्लिक जो क्वालिटीज हैं, जैसे पिच है आवाज की, हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड वेव्स की शक्ल में जाती है, उसकी लाउडनेस क्या है, एक वावल की लेंथ क्या है, उसकी, ये सारी चीजें जो है हम उसमें डिस्कस करते हैं। और ये फिजिक्स का की ब्रांच है। हम डेटा जो है वहीं से, अगर कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम फिजिक्स से ही वो चीज़ मुस्तार लेते हैं। उसके बाद ऑडिटरी फिनेटिक्स है। ये जो लोग ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो पढ़ते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो जो लोग अ, बहरे होते हैं, जिनके कान किसी वजह से या बचपन से ही नहीं काम करते या बाद में जाके काम करना छोड़ देते हैं, तो वो लोग जो हैं वो इनको ट्रीट करते हैं, इनका इलाज करते हैं, वो फिर ऑडिटरी फिनेटिक्स पढ़ते हैं। इसमें हम ये देखते हैं भाई कि जो आवाज़ तो पैदा हो गई, अब एक आदमी ने बात की तो जो सुनने वाला है उसको वो आवाज़ समझ क्यों नहीं आई? क्या उसकी वजह ये थी कि उसके कानों में कोई मसला है? अगर कानों में मसला है तो क्या आउटर ईयर में मसला है, इनर ईयर में मसला है, या मिडल ईयर में मसला है, या उसके ब्रेन में कोई मसला है? यानी वो जो प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में आवाज़ की जाके और उससे मीनिंग हमें समझ आता है, उसका कोई मसला है। तो इसमें ऑडिटरी फोनेटिक्स में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ये भी ऑडियोलॉजिस्ट का फील्ड है। फिर अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं फोनीम, एलोफोन एंड फोन। फोनीम एक सिंगल साउंड को कहते हैं, जैसे ठ या ब, ठ, प, अ, ये सिंगल साउंड हैं, इनको हम कहते हैं फोनीम्स। There are various terms which are frequently used in phonetics and phonology. Speech sounds, when studied individually, और स्पीच साउंड में से एक टर्मिनोलॉजी है। स्पीच साउंड उन साउंड्स को कहते हैं जो स्पीच की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं, जैसे ठ है, ब है। अब और बहुत सी आवाजें हैं, जैसे ये भी एक आवाज है, लेकिन इसको हम स्पीच साउंड नहीं कहते। Are given different technical terms and names in different contexts. They mainly include phone, phoneme, and L. For better understanding, we need to distinguish among them. Phonemes are basically building blocks which further develop the sound system of a language. तो phonemes क्या करते हैं? वो building blocks हैं, यानी ठ एक phoneme है, English एक phoneme है, ठ, ब एक phoneme है। जब हम ब, ए एंड ठ बनाएंगे तो ये बैट बन जाएगा, ठीक। तो इसमें तीन फोनीम हुए। अब ये क्यों जरूरी है? इसलिए कि देखें इंग्लिश लैंग्वेज में जो सी एच है, सी एच, ये तीन तरह से बोला जा सकता है। जैसे सी एच चेयर में चे की आवाज दे रहा है, सी एच स्कूल में क की आवाज दे रहा है, सी एच सैशे में शीन की आवाज दे रहा है। तब ये तीनों आवाजें जब मुख्तलिफ हो गई तो इनको लिखने के लिए अलग अलग सिंबल्स जो है ना वो बना दिए गए, ताकि ये जब इसकी आवाज़ या इसका तलफ़ुज़ जब देखा जाए तो उसमें कन्फ्यूजन ना पैदा हो, उसमें परेशानी ना पैदा हो कि ये जब सी एच लिखा हुआ होगा तो उससे कौन सी आवाज़ मुराद होगी। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 44 फोनीम्स हैं इंग्लिश में, यानी अगर 26 अल्फ़ाबेट हैं और 44 साउंड्स हैं या फोनीम्स हैं, तो जाहिर है एक अल्फ़ाबेट से या एक अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशन से या एक उससे वाउल से एक से ज़्यादा आवाज़ें पैदा हो रही हैं, तो इस वजह से ये जो फोनीम है वो ज़्यादा है। इस वजह से फोनेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है। देयर आर मैनी अदर वेज टू डिफाइन फोनीम। फोनीम को और भी बहुत तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेट्स एक्सप्लोर few of them here so that you fully understand the concept of phoneme. A phoneme is the smallest meaningful unit of sound, therefore the smallest unit in phonology in a language, and this meaningful unit of sound is one that will change one word into another word. तो phoneme वो unit है, single unit, जो
जब चेंज होगा तो वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें एग्जांपल दी हुई है लाइट और राइट की, इसमें सिर्फ पहले वाला फोनीम चेंज हुआ, लाइट और राइट, तो इससे वर्ड चेंज हो गया। व्हाइल स्टडीइंग स्पीच इग्नोरिंग स्पेलिंग एंड फोकस ऑन साउंड्स। जब हम ये पढ़ते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, तो हम स्पेलिंग्स को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि स्पेलिंग्स, बहुत से ऐसे वर्ड आपने पढ़े होंगे अब तक जिनमें बहुत से लेटर्स साइलेंट होते हैं या बहुत से लेटर्स मुख्तलिफ आवाज देते हैं। जैसे इसमें तो हमने ल और र को रिप्लेस कर दिया, which are different phonemes and they have the ability to change meaning. Similarly, take another example, cat and bat. तो cat में लिखा हुआ सी है लेकिन इसको बोला ख जाता है, ये देखें ख। और बैट में जैसे जो लिखा गया वही बोला जाता है। तो अब यहाँ ख ने ब से रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये एक नया वर्ड पैदा हो गया, इसलिए हम इनको कहते हैं phonemes. Think about different among words like bill and till and pill and between pill and fall. तो हम छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं उनसे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। There is only one phoneme different in each of the both sets of words, making them different words and thereby changing the meaning of the words. तो इससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ये जब मीनिंगफुल होंगे या एक लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में एक फोनीम उस लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे ये फोनीम है इस लैंग्वेज का। लेकिन अगर वो उस लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होता तो उस लैंग्वेज का फोनीम नहीं होगा। लेकिन एक सिंगल साउंड को हम कहते हैं फोनीम। अब आगे आ जाए, दूसरा कॉन्सेप्ट है एलोफोन्स का। एन एलोफोन इज डिफाइनेबल सिस्टमैटिक वेरिएंट ऑफ अ फोनीम। ये आपने बात इसलिए ज्यादा गौर से सुननी है कि एलोफोन्स उर्दू लैंग्वेज में नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। जैसे तीन जो साउंड्स हैं इंग्लिश की, फ, ठ, ख, ये तीन साउंड ऐसी हैं जो जब वर्ड्स के शुरू में आती हैं तो इनको एस्पिरेटेड बोला जाता है। एस्पिरेटेड का मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा सा ह की साउंड ऐड हो जाती है और ये शुरू में इस तरह बोला जाता है, जैसे खिक, फाट, फाटी। ठीक, जब ये आखिर में या दरमियान में आते तो इतना इनको एस्पिरेटेड नहीं किया जाता। अब इंग्लिश में अगर फ है और प है तो दोनों एक ही साउंड है, उनसे मीनिंग चेंज नहीं होगा, ये फोनीम एक ही है। लेकिन इसकी दो स्पोकन में जब इसकी दो हालतें अलग अलग हो जाती हैं तो इन दोनों को हम कहते हैं ये एक दूसरे के एलोफोन है। इसी तरह ख है तो वो भी ख या क, ख में थोड़ी सी ह ऐड है, क में नहीं है। तो वहां भी हम, क्योंकि जब एस्पिरेशन ऐड हो जाती है तो मीनिंग उससे चेंज नहीं होता, जबकि उर्दू में मीनिंग चेंज हो जाता है। आप देखें, हम आजकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग पूल, तो अगर हम पूल कहें या फूल कहें, तो आप इंग्लिश में फूल या पूल सेम है, लेकिन उर्दू में देखिए पूल का मतलब पूल है और फूल का मतलब फ्लावर है। तो यहाँ जो एलोफोन है वो एक ही आवाज की या एक ही फोनीम की जो दो मुख्तलिफ आवाजें हैं उनको कहते हैं। तो ये एक लैंग्वेज में तो ये हो सकता है, दूसरी लैंग्वेज में नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको उर्दू और इंग्लिश की मिसाल दी। If you carefully analyze these words, you should find that the specific sound is not exactly the same in each of the given word. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम कहें stop, हम कहें post, stop में आई प की साउंड आखिर में, पी की आवाज आखिर में, इसलिए हमने इसको कहा stop। लेकिन पोस्ट में शुरू में है इसलिए उसको कहा फ। ठीक, तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो जब बोलते हैं तो वो फ, ठ, ख, ये जब शुरू में आते हैं तो इनको थोड़ा सा ह की साउंड ऐड करके बोलते हैं, इसको कहते हैं एस्पिरेशन या एस्पिरेटेड। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वो है phone. A phone, on the other hand, is a sound or segment which has some physical features.
Phone is comparatively a neutral word, and this term is mostly used in non-technical sense. फोन भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नॉन टेक्निकल। हम वैसे फोनीम इस्तेमाल करते हैं जब हम खास तौर पे फोनेटिक्स फोनोलॉजी की जो आवाज़ है, फोनेटिक्स फोनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, इसमें हम फोनीम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक ही फोनीम की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, जैसे फ भी है और प भी है, ठ भी है और ट भी है, तो इससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप टेस्ट कहें या टेस्ट कहें तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अदायगी में थोड़ा सा फर्क होगा। तो इनको हम एलोफोन्स कहते हैं, और फोन एक न्यूट्रल वर्ड है विच इज यूज्ड बाय लेमैन। जब स्टैटिस्टिक्स एंड फोनोलॉजी हम पढ़ते हैं तो हम ये वर्ड यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते।